हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। हम डेली एस्टेट पीजीटी फिज़िक्स के प्रीवियस ईयर पेपर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब उन 10 क्वेश्चंस का कंसेप्ट बिल्डिंग अप्रोच से उनको सॉल्व करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं कि कैसे हम आने वाले पेपर में अपने क्वेश्चंस को कर पाएँ, कैसे हम कौन से की पॉइंट से उस क्वेश्चन को ये देख पाएँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है और कैसे इसको डील करना है। मतलब उसका की कंसेप्ट क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, ये हम डेली डिस्कस करते हैं और डेली 10 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 10 क्वेश्चंस का भी बेस्ट तरीके से बेसिक समझ पाते हैं तो हम डेली 10 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 60 दिन में 600 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप 600 क्वेश्चंस को भी बड़े अच्छे ढंग से जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करने की कोशिश कर पाएंगे तो आई एम श्योर कि 25 से 30 नंबर तो आप यहीं से उठा लेंगे। और 25 से 30 नंबर के लिए हम डेली एक टॉपिक और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो सीरीज़ शुरू करेंगे बहुत जल्द। तो उस सीरीज़ को शुरू करने के लिए मुझे आपकी थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको वीडियोस कैसी लगती है आप उस पर ज़रूर रिएक्ट करें। क्या मुझे आप जो भी सजेशंस देंगे कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ऑल सजेशंस आर अलाउड बिकॉज आई थिंक आई एम आल्सो अ लर्नर, है ना। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है अभी आप लोगों से। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन में आ रही है, आप मुझे अपने क्वेश्चंस भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं मुझे। कोई पेपर जो आप चाहते हैं कि मैडम ये सॉल्व करवा दो वो भी मेरे को आप भेज सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट फिज़िक्स विद ममता के साथ हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ अ आई लेंस फ्रॉम द रेटिना इज अल्फा। For a normal eye, the maximum focal length of eye lens can be। तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है लेंस फार्मूला से। क्वेश्चन क्या दिया है कि आई से डिस्टेंस कितनी है रेटिना की? अल्फा। रेटिना क्या होता है आईज में? रेटिना वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है ना। तो ये मैं कह सकती हूँ कि जो डिस्टेंस गिवन है अल्फा, ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। मतलब वी आपको गिवन है, वी शुड इक्वल टू अल्फा। और इसने कहा है कि नॉर्मल आई के लिए कितनी मैक्सिमम फोकल लेंथ होनी चाहिए? किसकी? आई लेंस की। आई लेंस से ही हमारी लाइट क्या होती है? पास होती है, रेटिना पे जाती है, तो रेटिना पे क्या बनती है? इमेज बनती है। इसका मतलब आई लेंस पे क्या आ रही है आपकी? जो भी लाइट है वो आ रही है। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है उसकी, उसको क्या लिखेंगे? यू। और यू लाइट आ कहाँ रही से? इनफाइनाइट सोर्स से। तो यू क्या हो गया? इनफाइनाइट। और वी आपको गिवन है अल्फा। और इसने पूछा क्या है? मैक्सिमम फोकल लेंथ। तो पहले तो आपको लेंस फार्मूला पता होना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u अगर इनफाइनाइट है तो f किसके इक्वल आ जाएगा? v के इक्वल आ जाएगा। और f शुड बी इक्वल टू अल्फा, क्योंकि v की वैल्यू क्या है? अल्फा। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है ना वो इसके इक्वल ही होगी, ना इससे ग्रेटर देन होगी ना इससे लेस देन होगी। इसका मतलब इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। देखो कितना आसान था। अगर आपको पता है कि रेटिना क्या होता है, मतलब जहाँ पे इमेज बनती है, इसका मतलब ये अल्फा क्या दिया है? इमेज का डिस्टेंस। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकल गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन कभी कभार ही पूछे जाते हैं। एक ये है, एक आगे भी आएगा जो मैं बताती हूँ। ये कम्युनिकेशन की जो यूनिट है ना, लास्ट यूनिट है 11th क्लास में, उससे पूछा हुआ है। इसमें क्या है कि 1 मेगाहर्ट्ज़ की सिनोसाइडल कैरियर वेव दी गई है, ठीक है। वो मॉड्यूलेट हुई है बाय अ सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव ऑफ पीरियड, जिसका टाइम पीरियड गिवन है कि मतलब हमारे पास कैरियर वेव है वो जो मॉड्यूलेट होगी उसका टाइम पीरियड गिवन है कितना? 100 माइक्रोसेकंड। तो इसने कुछ पूछा है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी उस मॉड्यूलेट सिग्नल में प्रेजेंट नहीं होगी, नोट पूछा है इसने। तो इसका मतलब एक ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी तो सारे करेक्ट है। तो आपके पास हम क्या होता है कि एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस में कैरियर वेव जब आप उसको देते हो तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी से मॉड्यूलेशन एम्पलीफायर उसको क्या करेगा? मॉड्यूलेट करेगा। तो इसने क्या दिया है? फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, जो हमने इनपुट दी है उसकी फ्रिक्वेंसी दी है और जो मॉड्यूलेट आई है उसका टाइम पीरियड दिया है। तो फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम मॉड्यूलेटेड वेव की क्या निकाल लेंगे?
फ्रीक्वेंसी, तो जो किसके इक्वल हो जाएगी 1/t, 1/100 ऑफ 10⁻⁻6, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 10⁻⁴ हर्ट्ज, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 10 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज में मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं सारी क्वांटिटीज़ को अगर एक ही यूनिट में ले आऊँगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव करना मेरे लिए आसान हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव को भी किलो हर्ट्ज में लिख लिया। क्यों लिखा किलो हर्ट्ज में, देखो ऑप्शन भी आपके क्या है किलो हर्ट्ज में, अगर वो मेगा हर्ट्ज में देता तो मैं उसको मेगा हर्ट्ज में चेंज करती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किलो हर्ट्ज में मेरे पास कैरियर वेव की भी फ्रिक्वेंसी आ गई और मॉड्यूलेटेड वेव की भी फ्रिक्वेंसी आ गई। तो हमारे पास जो मॉड्यूलेट फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो कौन कौन सी अलाउड होती है, वो हमेशा ऑड मल्टीपल ही अलाउड होती है, इवन मल्टीपल अलाउड नहीं होती। जैसे एक तो कैरियर वेव, एक कैरियर वेव में एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव क्या हो सकते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, या फिर हो सकता है फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव +-3 ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, या फिर हो सकता है फ्रिक्वेंसी वेव +-5 ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, या फिर हो सकता है FC +-7, ये 3 ही अलाउड होती है, 7 नहीं होता है। ये आपके पास ये 4 है ना, ये ही मेनली अलाउड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज। अगर मैं उसमें मॉड्यूलेटेड की क्या कर दूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मॉड्यूलेट की कितनी है 10 से ऐड किया तो 10 किलो हर्ट्ज आ गया, और ये आ गया 990 किलो हर्ट्ज। अगर मैंने 3 मॉड्यूलेट को 3 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आया 1030 किलो हर्ट्ज और 970। तो ऑप्शन देखो कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि ये भी हो सकता है 970 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेट फ्रिक्वेंसी ये हो सकती है FC +-5 भी हो सकता है। तो आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर अगली बार पूछा जाए 5 तक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, कि करंट गेन ऑफ अल्फा ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, करंट गेन अल्फा गिवन है, अल्फा किस में होता है कॉमन एमीटर में, सॉरी अल्फा क्या होता है कॉमन बेस में होता है, बीटा किस में होता है कॉमन एमीटर में होता है। अल्फा क्या है करंट गेन, किस किस का रेशियो होगा हमारे पास, अगर मैं कॉमन बेस का ट्रांजिस्टर बनाऊं तो मेरे पास कैसे बनेगा कॉमन बेस का ट्रांजिस्टर, कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका क्या होगा एमीटर जंक्शन, ये आपका क्या होगा कलेक्टर जंक्शन, ये क्या होगा बेस होगा, जो इनपुट में भी कॉमन होगा और जो आउटपुट में भी कॉमन होगा, ठीक है। इसने क्या दिया है आपको अल्फा की वैल्यू दी है, अल्फा क्या होता है करंट गेन, जो किस किस का रेशियो होगा, जो कॉमन है उसको हटा दो, कॉमन कौन है बेस, तो रेशियो ये किस किस का होगा, आउटपुट करंट कौन है कलेक्टर करंट और इनपुट करंट कौन है एमीटर करंट, तो IC/IE जो आपको गिवन है। इसने कहा कि एक रिवर्स सेचुरेशन करंट है 12 माइक्रो एम्पियर, रिवर्स सेचुरेशन करंट किस में होगा, सेचुरेशन करंट आपका किस में होता है IC, तो ये ICO की वैल्यू है 4 एन एमीटर करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, IE की वैल्यू आपको गिवन है 2 मिली एम्पियर। तो आपसे ये वाली वोल्टेज पूछी है VBC, बेस कलेक्टर वोल्टेज है ना, VCB लिख सकती हूँ मैं, अगर इस तरह लिख रही हूँ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर अगर यहाँ पे पॉजिटिव लिख रही हूँ यहाँ नेगेटिव लिख रही हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ VBC, ठीक है। तो वो आपसे पूछी गई है कि कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें पहले जो पता होता है वो लिखो, जैसे मैंने लिखा अल्फा मेरे को पता है, तो अल्फा किस किस का रेशियो होगा IC/IE, ठीक है। तो ये आपका होगा 0.98, ठीक है। और हमें पता है सेचुरेशन करंट किसके इक्वल होता है IC इक्वल तो होता है अल्फा इंटू IE प्लस सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट भी बोल सकते हो आप इसको लीकेज करंट भी बोल सकते हो आप ICBO। CBO का मतलब क्या होता है कलेक्टर बेस ओपन जब होगा तब कितना करंट आपके पास फ्लो करेगा। तो अल्फा आपको पता है, IE आपको गिवन है 2 मिली एम्पियर और ICBO की वैल्यू भी गिवन है, तो IC यहाँ से निकल जाएगा 1.972 मिली एम्पियर, ठीक है। हमें पता है कि जो एमीटर करंट होता है वो किसके इक्वल होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, और हमें चाहिए क्या बेस करंट IC-IE, ठीक है। और ICE की वैल्यू हमें पता है क्या है, सॉरी IE की वैल्यू हमें पता है, IE शुड बी IE माइनस IC, IE की वैल्यू क्या है 2 मिली एम्पियर और IC अभी हमने फाइंड आउट किया है 9.72 मिली एम्पियर, तो ये कितना आ जाएगा 0.028 मिली एम्पियर, जो किसके इक्वल होगा 28 माइक्रो एम्पियर के, ठीक है। तो 28 माइक्रो एम्पियर
जिसमें भी है ऑप्शन 2 थे, लेकिन हमने कलेक्टर करंट भी निकाला क्योंकि दोनों ही करंट पूछे हुए हैं ना, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो सिर्फ आपको इसमें यही पता होना चाहिए कि कौन सा करंट गेन किसके लिए है। तो एक बार मैं फिर रिमाइंड करवा देती हूँ, अल्फा किसके लिए होता है, कॉमन बेस के लिए। जो किस किसका रेशियो होगा, जो कॉमन है उसको हटा दो। आउटपुट में क्या होता है हमेशा, कलेक्टर, और इनपुट क्या है, आई। अगर मैं बात करूँ बीटा ई, बीटा क्या है, कॉमन एमीटर में, ये भी करंट गेन है, कॉमन है उसको हटा दो, आउटपुट क्या होगा, आईसी, इनपुट करंट क्या होगा, आईबी। अगर मैं कॉमन कलेक्टर की बात करूं तो गामा, वो किस किस का रेशियो होगा, देखो कलेक्टर है, जो कॉमन है उसको हटा दो, तो मैक्सिमम करंट को ना, आईबी तो मिनिमम करंट होता है, तो आईई बाय आईबी। तो ये आपके पास रेशियो है। अगर इनका रिलेशन भी आप याद कर पाओ तो वो वेरी वेल एंड गुड है, वरना वो ना भी कर पाओ तो अगर इतना भी आपको याद है तो आप 1 सेकेंड का ही काम है, इनका रिलेशन बनाना भी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार एक इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है बीजेटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रिज्म से, ऑप्टिक्स से बोल सकती हूँ मैं, कि प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है क्राउन ग्लास के लिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 1.55 और 6 डिग्री। कितना एंगल होगा फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म का अगर दोनों प्रिज्म को साथ रख के एक डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाए। देखो, जब आपने मिनिमम डेविएशन का एक एक्सपेरिमेंट किया होगा बैचलर में, उसमें हम क्या देखते हैं कि कितनी लाइट डेविएट हुई। उसमें हम पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट विजन लेते हैं। डायरेक्ट विजन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मिनिमम डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, डायरेक्ट आपको क्या दिखे, स्पेक्ट्रम। क्योंकि प्रिज्म है ना, प्रिज्म से जब लाइट पास करेगी तो स्पेक्ट्रम तो दिखेगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है कि जो मिनिमम डेविएशन है, डेल्टा जो वैल्यू है, डेल की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0। डेल नेट शुड बी 0। और हमें पता है फॉर प्रिज्म के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, A1 μ1 माइनस 1 प्लस A2 μ2 माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों के मिनिमम डेविएशन का सम, ये प्रिज्म एंगल से रिलेट करता है। A1 क्या होता है, प्रिज्म एंगल, μ1 जिससे प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें 2 तरीके के प्रिज्म दिए हुए थे, एक फ्लिंट ग्लास का और एक क्राउन ग्लास का, है ना, और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिए हुए हैं, और हमसे पूछा है सेकंड का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट कर दोगे इन वैल्यूज़ को तो A2 आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो देखो, फ्लिंट ग्लास का कितना है, 1.66 माइनस 1 इंटू 6 प्लस A2 आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या है, क्राउन ग्लास फ्लिंट ग्लास की ये μ2 है, फ्लिंट ग्लास का 1.66 माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा। इसमें देखो, अगर आप माइनस का भी गलती कर देते हो कहीं ना कहीं तो आपके पास ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि +5 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव साइन को बहुत कंसिडर करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार ही पूछे जाते हैं बाई चांस, और ये वो उसी यूनिट से है, कम्युनिकेशन वाली से, कि हमारे पास क्या है, एक रेडार है जिसकी पावर है 1 किलोवोल्ट और जो ऑपरेट हो रहा है एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन अ माउंटेन टॉप ऑफ हाइट 500 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इट कैन बी डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, क्या होगा। तो इसने कहा है कि एक टावर है किस पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, जिसका जो पावर है वो कितना गिवन है आपको, 1 किलोवोल्ट और फ्रिक्वेंसी गीगाहर्ट्ज, ठीक है, और कितनी हाइट पे है, 500 मीटर पे। तो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R' शुड बी इक्वल टू 2 ऑफ RH। R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, जो आपको पता होती है 6.4 इंटू 10⁶। H क्या है, जो हाइट, जितनी हाइट पे आपके पास ये माउंटेन टॉप है, तो जो हाइट आपको गिवन है वो, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर। ये कभी कभार ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड into 20 ग्राम of water at 10 degree Celsius. When water acquire a temperature of 80 degree Celsius, the mass of water present will be, क्या होगा। तो देखो, इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि हमारे पास एक वाटर था जिसका मास आपको गिवन है 20 ग्राम और जिसका टेम्परेचर आपको गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस। उसमें से मैंने क्या किया, एक स्टीम को पास किया और उस स्टीम का टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो हमारे पास टेम्परेचर हुआ
उस टेम्परेचर का मास तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन टेम्परेचर आपको गिवन है कि उसका टेम्परेचर कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जैसे ही वो स्टीम पास हुई तो वो स्टीम ने क्या किया, हीट का लॉस किया, और जो वाटर है उसने क्या किया, हीट का गेन किया। ठीक है, तो जैसे ही उसने गेन किया तो आपके पास जो वैल्यू आई गेन करने के बाद जो टेम्परेचर मेंटेन हुआ वाटर का वो कितना हुआ 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछता है कि स्टीम के पास करने के बाद कितना मास उसमें ऐड हुआ। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो जब भी वाटर में से स्टीम पास होगी तो कुछ ना कुछ मास उसका ऐड ही होगा, है ना। इसमें दी हुई है देखो, एक तो स्पेसिफिक हीट और एक लेटेंट हीट। इसका मतलब यहाँ पे स्टीम से वाटर में जा रहा है, मतलब स्टीम यहाँ पे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल लगेगा, जो किसके इक्वल होता है कि जितनी हीट आपने दी है उतनी हीट क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो हीट लॉस बाय द स्टीम किसके इक्वल होगा, हीट गेन ऑफ द वाटर। हीट कितनी लॉस हुई वो किस पे डिपेंड करेगी। एक तो देखो जब वो स्टीम वाटर में जा रही है तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, फेज का कन्वर्जन, मतलब क्या हुआ, लेटेंट हीट आई। एक उसमें क्या हुआ कि आपके पास वाटर में से ही कुछ ना कुछ उसका क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, क्योंकि पहले टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस और अब क्या हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपके पास लेटेंट हीट आपको गिवन है 540, और ये m जो वो मास है जो हमें निकालना है कि लेटेंट हीट की बाद में आपके पास जो मास बचा वाटर का वो कितना है, ये m, और ये भी क्या होगा m, वही वाटर का मास जो हमें निकाला है, इंटू c इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा क्या होगा 100 माइनस 80, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, पर स्टीम का टेम्परेचर कितना है 100 और वाटर का कितना है 80, और उसकी लेटेंट हीट कितनी है 540। तो ये कितना हो जाएगा ऐड करके 560 ऑफ मास। ठीक है, स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है, तो हीट कितनी गेन की उस वाटर ने वो किस पे डिपेंड करेगी, ये हीट गेन है ना Q, इसको लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर शुरू में जो था, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास शुरू में जो था वो 20, स्पेसिफिक हीट 1, और कितना आपके पास टेम्परेचर चेंज हुआ है, इसका 10 था और 80 बढ़ गया, तो 80 माइनस 10 दैट इज 70। तो ये कितना आएगा 1400 कैलोरी। तो मैंने बताया था दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब 560 m किसके इक्वल होगा 14 कैलोरी के। तो यहाँ पे जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा 2.5, मतलब स्टीम जब पास की वाटर में तो उसने 2.5 ग्राम मास का एडिटिव हो गया। शुरू में कितना मास था 20, तो नेट मास में कितना चेंज आया वो हो गया 25.5। हो सकता है अगली बार सिर्फ वो इतना ही पूछ ले, लेकिन इसमें टोटल मास पूछा गया था उस वाटर का जब उसमें से स्टीम पास हुई थी, तो वो किसके इक्वल होगा 22 माइनस 5 ऑफ ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट से। देखो हमने 23 में भी एक क्वेश्चन किया था डॉपलर इफेक्ट से, तो हर बार एक क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से भी आ रहा है। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि हमारे पास एक पुलिसमैन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पुलिसमैन है जो ड्यूटी पे है और डिटेक्ट कर रहा है चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ द हॉर्न ऑफ अ मूविंग कार इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो आ रही है और उसको पास करके जा रही है, ये उन दोनों का रेशियो है, मतलब आप ऑब्जर्वर के पास सोर्स आ रहा है और ऑब्जर्वर के पास से सोर्स जा रहा है, दोनों का रेशियो क्या है 7:5 एज इट्स क्रॉसेस हिम। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है और स्पीड ऑफ कार क्या होगी, कार कौन है ऑब्जर्वर, कार आपका कार कौन है आपका सोर्स, क्योंकि कार आ रही है ना, यहाँ पे मान लेते हैं एक पुलिस वाला खड़ा है और एक कार यहाँ पे इसकी तरफ आ रही है। जैसे ही वो इसकी तरफ आ रही है ये कौन हुआ मूविंग सोर्स, सोर्स ही चल रहा है इसमें, और ये आपका क्या है ऑब्जर्वर। जब वो इसके पास से आ रही है तो ये इसको क्रॉस कर रहा है और इससे दूर जा रहा है, तो उस केस में आपके पास जो रेशियो गिवन है वो कितना है 7:5। तो ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड मूविंग कार कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, देन अपीयरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज न्यू फ्रिक्वेंसी शुड बी इक्वल टू v प्लस वी नोट। वी नोट मीन्स फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे पुलिस वाला, और पुलिस वाले की कोई वेलोसिटी नहीं गिवन है आपको, जबकि वेलोसिटी ऑफ ये v क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, जो आपकी कार आ रही है जो सोर्स है, एस भी लिख सकती हूँ और सी भी लिख सकती हूँ, इनटू न्यू नोट। ठीक है, और जब वो इससे दूर जाएगा तो क्या होगा फ्रिक्वेंसी में चेंज, न्यू2 इज इक्वल टू कुछ ना कुछ कम ही होगा, न्यू माइनस न्यू नॉट ओवर, जब आपकी जो
कार है वो अगर इससे दूर जा रही है तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, सेकंड केस में न्यू माइनस न्यू नॉट ओवर न्यू माइनस न्यू सी, क्योंकि आपके पास उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जब वो दूर जाएगा तो फ्रिक्वेंसी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये रेशियो आपको गिवन है 7/5, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो बनेगा v प्लस वी सी बाई वी माइनस वी सी। वैसे भी हमें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी गिवन ही नहीं थी, ठीक है। और ये आपको पता है ऑब्जर्वर है भी स्टेशनरी, तो आपके पास v नॉट की वैल्यू भी क्या हो जाती, 0। हमें कार की वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ कार शुड बी इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28, जो इंटरफेरेंस से पूछा गया है। सेम का सेम ये कि ये स्टेटमेंट आपको 2023 में भी मैंने करवाई थी। उसमें उसने p की जगह क्या दे रखा था, n आइडेंटिकल पार्टिकल्स दे रखा था। वहाँ पे हमें क्या दे रखे थे, 4 स्टेटमेंट्स गिवन थी इंटरफेरेंस की, है ना। और उसमें से पूछा हुआ था एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। और यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कि 2 केसेस है, एक p आइडेंटिकल वेव्स हैं जो वो इंटरफेरेंस करेंगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी अगर कोहेरेंट है और इनकोहेरेंट लाइट होती तो क्या होगा, उसका रेशो पूछा हुआ है। वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया था कि इंटरफेरेंस हो रहा है कोहेरेंट वेव की वजह से, अगर n आइडेंटिकल वेव्स है तो कितना होगा। तो मैंने बताया था n ऑफ जो भी आपके पास इंटेंसिटी ऑफ वेव है वो होगा n²। तो देखो जब आपकी वेव्स कोहेरेंट होती है, अगर 2 सोर्स है, यंग्स डबल स्लिट क्या कहता है कि 2 सोर्सेज से जब लाइट इंटरफेयर करके एक स्क्रीन पे मिलती है तो हमें क्या मिलती है, फ्रिंजेस मिलती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो उसकी इंटेंसिटी हम कैसे लिखते हैं, I = √I1² प्लस I2² प्लस 2I1I2 cos phi। अगर दोनों जो सोर्सेज है वो क्या है, कोहेरेंट, तो cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास जो ये इक्वेशन बनेगी, ये क्या लिख सकते हो आप, अगर आपके पास कोहेरेंट सोर्स है तो आपके पास cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √I1 प्लस I2 का स्क्वायर। तो p आइडेंटिकल वेव्स है तो ये क्या बन जाएगा, p टाइम्स ऑफ √I का स्क्वायर, तो मीन्स p²I। और वहाँ पे क्या था, n²I। आप उस क्वेश्चन को भी एक बार रिवाइज कर लेना कि उसमें क्या था, ठीक है। अगर आपके पास इनकोहेरेंट सोर्स हो तो आपके पास cos phi की वैल्यू क्या होगी, 0। तो उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगी, I1 प्लस I2। और अगर p वेव्स है तो उसका क्या हो जाएगा, p टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी। तो इसका मतलब दोनों का रेशियो पूछा है, कोहेरेंट ओवर इनकोहेरेंट, तो ये क्या होगा, p²I बाई pi, दैट शुड बी इक्वल टू p। ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना, 2023 में भी ऐसा का ऐसा पूछा गया था। जो कि ये कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट सेम की सेम स्टेटमेंट तो आपको दे दी बच्चे। अगर आप फिर भी कंक्लूड नहीं कर पाते हो तो फिर देखो एग्जामिनर की तो क्या ही गलती है ना, कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आप एनालाइज करो जितना हो सकता है, जितने अच्छे तरीके से आप प्रीवियस ईयर एनालाइज कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे पीजीटी में। और वैसे भी सब्जेक्ट तो बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग होगी तो उसमें क्या है, रिटन टेस्ट है, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो हमें सब्जेक्ट को भी तो अच्छा रखना है, सब कॉमन पे भी तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेटर क्वालिटी फैक्टर और रिलेक्शन टाइम क्या होगा। तो ये एक कंसेप्चुअल नहीं कह सकते, आपने डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस पढ़े होंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जो टाइम के साथ क्या हो जाए, जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए, और जिसका टाइम के साथ एम्पलीट्यूड क्या रहे, मैक्सिमम, वो क्या होता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। अगर मैं क्वालिटी फैक्टर की बात करूं तो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर में आपका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, 0, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, शार्पनेस, कितना चेंज हो रहा है ना, तो वो क्या होगा उसमें 0। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम्स क्या होगा इसमें, इनफाइनाइट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, 7th यूनिट से पूछा गया है, यंग्स मॉडुलस जिस